क्या अपने घर में जगह नहीं है कि जो दूसरों के यहाँ जाते हैं? जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गुंजफ्फा और शतरंज हुआ करता है। गुंजफ्फा कार्ड्स, वो जो ताश खेलते हैं, ठीक है, और शतरंज हुआ करता है। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता, यानी कि फिर यहाँ पर तैयारी नहीं करने देते। वो कहते हैं कि हमारे साथ खेलो। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? सलीम कहता है कि मोहरे पहचानता हूँ, जो उसकी गाटियाँ होती हैं, जिसको जो मोहरे होते हैं जनाब। तो कहते हैं वो तो पहचानता हूँ कि ये घोड़ा है, या बादशाह है, या मलका है, लेकिन चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मगर ज़्यादा बाप कहता है कि मगर ज़्यादा देर तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा कहता है शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आएगी। क्यों? क्या ऐसी मुश्किल है? मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी नहीं लगता, यानी कि मेरा दिल नहीं लगता। बाप कहता है सबब, कोई वजह बताओ। बेटा कहता है कि मैं पसंद नहीं करता, मुझे सिर्फ पसंद नहीं है। चूँकि मुश्किल है। बाप कहता है मुश्किल है। अक्सर मुब्तदी मुब्तदी होते हैं, नए नए शुरू शुरू में घबराया करते हैं, जो नए आगाज़ करते हैं। मुझको यकीन है कि गुंजफ़ा में, यानी कि कार्ड्स खेलने में, ताश खेलने में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। हाँ, शतरंज की निस्बत कर गुंजफ़ा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। वो कहता है कि जनाब अब्बाजान, मैं शतरंज की निस्बत जो है वो ताश खेलने को और भी ज़्यादा नापसंद करता हूँ। हाँ, शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है, गुंजफ़ा में हाफजे पर, चूँकि सोच समझ कर चाल चलनी पड़ती है। मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ास यही सबब नहीं है, बल्कि मुझे सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बाप, तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ। असली वजह मुझे बताओ। मैं हैरान हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले, जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा है। बाप इस वक्त बहुत हैरान है कि सलीम को आखिर खेल पसंद क्यों नहीं है। बेटा, आप दुरुस्त फरमाते हैं। मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था। तो जनाब, यहाँ पर ये बड़ा अहम एमसीक्यूज़ है कि खेल के पीछे दीवाना बना कौन रहता था? सलीम, मगर अब तो मुझको एक दिली नफ़रत जो है हो गई है। आखिर इसका कोई सबब ख़ास, कोई वजह ख़ास तो होगा। तो आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फिडी जूतियाँ, यानी कि पक्की जो टायर की बनी हुई पुराने जूते, और मुंडे हुए, यानी कि छोटे छोटे बाल, या जो है वो बिल्कुल सर से बाल जो है वो मुंडाए हुए, और ऊंचे पजामे, नीची चोलियाँ, यानी कि कमीज़ें लंबी लंबी, विदाउट एनी फैशन। जैसे कि आजकल तो बड़ा अजीबो गरीब फैशन है ना जनाब, कि या तो पजामे पहने होंगे तंग से, या जो है वो जीन्स पहनी हुई है, वो भी घुटनों से फटी हुई। ठीक है, तो ये तो आजकल के फैशन है जनाब। तो कहते हैं कि बेटा, हाँ जनाब, वही 4 लड़के। फिर भला आपने कभी उनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? कभी नहीं। ले जनाब, आगे जो इक़्तिबास है ना, वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा अगर आपने इस पे गौर कर लिया तो। जनाब, कुछ अजब आदत उन लड़कों की है। राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना, उनको सलाम कर लेना ज़रूर। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, मगर कानों कान खबर नहीं, बिल्कुल अपने आप में मगन रहते हैं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के हैं, यानी कि 20 लड़के मौजूद हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन उनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं। ना कभी लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ां कसते, यानी कि पीछे से आवाज़ें कसना। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, और वहाँ भी उनका यही हाल है। कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की।
जनाब ये खसूसियात जो बताई अगर आपके अंदर आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी जो है बदल जाए। असल यही तरबियत है। 1:30 बजे एक घंटे की छुट्टी हुआ करती है। लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। भला फिर बाप बड़ा खामोशी से ये सारी बात सुन रहे हैं और वो जानना चाह रहा है कि इसमें खेल ना खेलने की क्या बात है। वो पूछ रहा है कि भला फिर, यानी कि फिर क्यों, फिर क्या हुआ। बेटा कहता है कि मंझला लड़का, जो दरमियाना लड़का है, वो मेरा हम जमात है, मेरा क्लास फेलो है। एक दिन मेरा अमोख्ता अमोख्ता सबक, यह हम इक़्तबास है जी, बोर्ड में आ चुका हुआ है। मेरा अमोख्ता याद ना था, मुझे सबक याद ना था, तो मौलवी साहिब नहा इतना खुश हुए। उस्ताद साहिब जो हैं वो बड़े नाखुश थे और उसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कमबख्त, घर से घर मिला है, इसी के पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा, क्यों साहिब, याद करा दिया करोगे? तो कहा, बसरो चश्म, क्यों नहीं जनाब, सर आँखों पर। गर्ज मैं अगले दिन उनके घर गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। देखा कि एक बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला की तरफ मुंह करके बैठी हुई है और कुछ पढ़ रही है। ये बड़ा अहम एमसीक्यूज़ है। कुछ पढ़ रही है, ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ रही है या तस्बीह पढ़ रही है या कुरान पढ़ रही है। ठीक है जी, अंडरलाइन कीजिएगा। वो उन 4 लड़कों की नानी है। ने जनाब, ये भी एमसीक्यूज़ है, नानी है और लोग उनको डैश कहते हैं, हज़रत बी कौन थी, ये भी सवाल आ चुका हुआ है बोर्ड के अंदर। ठीक है जी, नानी थी, हज़रत बी, अंडरलाइन कीजिएगा। सलीम कहता है कि मैं सीधा सामने दलान में बरामदे के अंदर अपने हम जमात के पास जा बैठा। जब हज़रत बी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे आकर कहा कि गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर है कि मैं तुमको दुआ दूँ। जीते रहो, उम्र दराज, खुदा नेक हदायत दे। उनका ये कहना कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ा गया और फ़ौरन ही, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि मैंने उनको सलाम नहीं किया और उठकर नहायत अदब के साथ उनको सलाम किया। तब हज़रत बी ने फरमाया कि बेटा, बुरा मत मानना, ये भले मानसों का, ये शरीफ आदमियों का दस्तूर है, तरीका है कि अपने से जो बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं। और मैं तुमको ना टोकती, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इस सबब से, इस वजह से मुझको जिता देना ज़रूर था। अब देखें कि किस अंदाज़ के अंदर बड़ी हज़रत बी ने जो है वो उनकी तरबियत की हुई थी अपने नवासों की, और किस तरह से जो है वो उन्होंने उस बच्चे को भी जो है वो टोका भी और उन्हें बताया भी। तो ये एक अंदाज़ था कि इसलिए कि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, कहीं मेरे बच्चे तुमसे ये चीज़ ना सीख लें। जिसे कहते हैं ना, खरबूजे को देकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो ये ना हो कि मेरे बच्चे भी तुम्हारी तरह हो जाए, बल्कि तुम उनकी तरह हो जाओ। तो हमेशा अच्छे को कॉपी करना चाहिए। ठीक है जी, तो बुरे से जो है बचना चाहिए। आगे चलते हैं जी। उसके बाद हज़रत बी ने मुझको मिठाई दी। ये अंडरलाइन कीजिएगा, हज़रत बी ने क्या खिलाया था, और बड़ा इसरार करके, बड़ी ज़िद करके कि नहीं तुम खाओ, और खिलाई। मुद्दतों मैं उनके घर जाता रहा, बड़े अरसे तक मैं उनके घर जाता रहा। हज़रत बी भी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने और प्यार करने लगी और मुझको हमेशा नसीहत किया करती थी। तभी से मेरा दिल तमाम खेल की बातों से खटा हो गया, यानी कि वो चाट हो गया और उतर गया। खटा हो जाना, दिल उतर जाना। तौबतुन नसूह ये नावल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो लें जनाब, हमने ये सबक भी जो है वो रीडिंग इसकी मुकम्मल कर ली। अहम एमसीक्यूज़ आपने निशानदेही कर ली होगी। अहम इक़्तबास और इसके जो है वो एमसीक्यूज़ भी आपने तैयार करने हैं। और जनाब स्टार्स उर्दू नोट्स के अंदर जो है वो इसके अहम इक़्तबास जो है मौजूद हैं, उसकी मैंने निशानदेही की हुई है। ताहम अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जवाब मिलेगा। तो मुझे मोहम्मद अमीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।